सर जो प्लांट है वो तो रिस्पिरेशन के जरिए ऑक्सीजन रिलीज कर देती है और CO2 ले लेती है, यानी नहीं कि नहीं वो नहीं, तो आपका क्वेश्चन गलत है। आपने क्वेश्चन ही गलत किया है। अब बताइए मैं इसका जवाब क्या दूं। आपने कहा है कि प्लांट्स रेस्पिरेशन के जरिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन नहीं बल्कि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन के वक्त, और फोटोसिंथेसिस के दौरान वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके सर। सर जो रूट्स हैं उनकी क्या एरिएशन की प्रोसेस है, वो कैसे लेते हैं? जी, आपका जवाब, आपका सवाल तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम काम ये लाइबा ने पूछा है ना। यस सर। अ, बहुत चले, खैर ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। अब देखिए कि ये नेचुरल डिफरेंसेस हैं। स्टेम लीव्स तो ऊपर होते हैं, रूट्स जमीन में होती हैं। मैं उर्दू का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, अगर आप इस उर्दू पंजाबी दोनों में इस्तेमाल होता है, अगर आप इस लफ्ज़ से वाकिफ हैं। लफ्ज़ है गोडी करना। लफ्ज़ सुना हुआ पहले से? यस सर। सुना यस हुआ सर, सुना है। जी। अब जो माली वगैरह होते हैं किसान, सर दोबारा बताइएगा। लफ्ज़ है गोडी, गोडी करना। पंजाबी का लफ्ज़ यस है, सर, वेल अवे। पंजाबी में रंबा कहते हैं, उर्दू में खुरपा कहते हैं। मेटल का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको जमीन में घुसा कर उसको जमीन को कट लगाते हैं। यस सर। जब ऐसा करते हैं तो मिट्टी में जो गैप्स आ जाते हैं उसमें एयर एंटर होती है, वो एयर पौधों की रूट्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। कोडी बहुत ज्यादा, मान लीजिए फार्मर्स, माली गार्डनर्स, ये बहुत ज्यादा ये काम करते हैं पौधों के लिए। एक चीज। दूसरी एग्जांपल है, स्पेसिफिक है। चूंकि आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, नोट कीजिएगा कि लाहौर, शेखपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ बहुत ज़्यादा राइस ग्रो किया जाता है। अगर आपने राइस ग्रो होते देखा हो तो खेत में पानी खड़ा होता है, बहुत सा पानी होता है, उसमें पौधे ग्रो कर रहे होते हैं। अब वो यस सर। पौधा जो पौधा खुद पानी में है, उसकी रूट्स नीचे मिट्टी में है, उसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी रूट्स को? तो उसका जो नेचर ने जो हल निकाला हुआ है कि इनके बहुत से जो ग्रेविनाइड्स हैं, ग्रास लाइक प्लांट्स, उनके स्टेम अंदर से होलो होते हैं, खोखले होते हैं। अगर आपने पंजाबी के अल्फाज है दोनों, तूड़ी और पराली, और उर्दू में हम यही दोनों लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअल लफ्ज पंजाबी के हैं, यूज होते हैं उर्दू में। इनको देखा हो जो कि ड्राइड स्टेम है व्हीट और राइस के, इनके अंदर आपको सुराख नजर आते हैं। बहरहाल राइस में स्पेशली उस जो ओपनिंग है, सुराख है स्टेम के अंदर, उसके जरिए एयर जो लीव से एब्जॉर्ब होती है वो स्टेम के जरिए रूट तक पहुंच जाती है। ये एक मेथड है। प्लस याद रखिएगा थैंक यू कि सर। मिट्टी में जो पानी होता है, मिट्टी में स्पेसेस होती हैं, एयर स्पेसेस, एयर होती है थोड़ी मिकदार में। ये भी याद रखिएगा कि एनिमल्स एक्टिव होते हैं, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। प्लांट्स ना तो दौड़ लगाते हैं, ना मूव करते हैं, जस्ट की जगह फिक्स होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है जितनी कि एनिमल्स को रिक्वायर्ड होती है। ये डिफरेंसेस है। जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? एनी मोर क्वेश्चन? यस सर। जी, पूछें। सर जैसे एनिमल्स है, वो एक ही दफा उनकी रेस्पिरेशन होती है, लाइक हम नोज या उनकी स्किन की भी होती है, लेकिन सर ये जैसे ये प्लांट्स, इनका हर पोर्शन अलग एरिएशन का प्रोसेस होता है इनमें। नहीं, आपने असल में इसको भी फिर चीज़ों को समझे बगैर मिक्स करने की कोशिश की है। प्लांट्स में जो मोस्ट एक्टिव चीज़ है वो लीव्स हैं। उनके लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, और उन स्टोमेटा से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। दिन के वक्त तो पौधे को जरूरत ही नहीं है, दिन के वक्त तो पौधे के अंदर खुद अपनी बहुत सारी ऑक्सीजन पैदा हो रही है। उसको सिर्फ रात के वक्त बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन चाहिए होती है, और वो एक्सचेंज मुख्तलिफ जगहों से होता है। कुछ थोड़े बहुत स्टोमेटा से, कुछ सरफेस से, और कुछ ऑक्सीजन थोड़े बहुत मौजूद होती है अंदर वहाँ से। और ज़ाहिर है कि कुछ ऑक्सीजन पानी के साथ भी अब्जॉर्ब करते हैं थोड़ी बहुत। वो पहले बात हो चुकी है कि पौधों को बहुत ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं होता। और आपके जो क्वेश्चंस हैं, चूंकि जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त वो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाला है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सारे फिजियोलॉजी के हैं। अब फिजियोलॉजी की बारी आएगी सेमेस्टर नंबर 4 में। जो क्वेश्चन आपके हैं दे बिलोंग टू फिजियोलॉजी, और इसके लिए आपको चौथे सेमेस्टर तक वेट करना होगा। इसलिए अभी फिजियोलॉजी को छोड़ें यस सर। और वापस मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में आ जाएं। जी, हम शुरू करते हैं जी टॉपिक, क्योंकि अब टाइम पहले ही ज़्यादा हो चुका हुआ है और बच्चे कुछ मिसिंग भी हैं। डायग्राम को सामने रखिए, जो डायग्राम सबसे नीचे है। हाँ, जो हमारा टॉपिक था, रूट का हाफ चैप्टर हो चुका था, और जो टाइप्स रूट की डिस्कस की गई थी वो थी जिनको हमने कहा था सबटेरेनियन और अंडरग्राउंड रूट्स। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पार्टली
सबटेरेनियन रूट्स, वो रूट्स जो जुज़ी तौर पर ज़मीन के अंदर हैं और जुज़ी तौर पर ज़मीन से बाहर हैं। अब इसमें जो पहला सब हेडिंग आपके सामने है, सब हेडिंग में जो तस्वीर है, अगर आपके पास अभी नोट्स या नोट्स नहीं है, जो पहली तस्वीर है ये मकई या शुगर केन गन्ने के पौधे की है। आप इन पौधों से वाकिफ हैं। आप से कुछ लोगों ने जिनका गांव से ताल्लुक हो, कभी गए हो, गन्ने को उगा हुआ देखो। गन्ने के स्टेम में छोटे छोटे पीसेस होते हैं, पोर्शंस होते हैं, जिनको हम उर्दू में पोर कहते हैं। जो निचली साइड की पोर्स है जमीन के साथ, वहां से तिरछी जड़ें निकलती हैं, तिरछी स्लंटिक साइड के ऊपर, ओब्लीक जैसे इंग्लिश में है, यूं, और वो जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये पौधे को साइड से सपोर्ट कर रही होती हैं। ये भी जड़ें हैं, लेकिन जो साइड वाली हैं निकली हुई पोरों से, ऊपर वाली पोरों से, वो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती होती हैं। इसकी एक एप्लीकेशन है जो कि इससे हटके है, बॉटनी से हटके। हमारे शहर में जो किला मौजूद है, अगर आपने वो किला देखा हुआ है, अगर नहीं देखा तो कम से कम बाहर से जरूर देख सकते हैं। उसकी फसील के साथ आपको स्लैंटिंग स्पोर्ट्स नजर आए, हर थोड़े थोड़े फासले पे ऐसी स्पोर्ट्स लगी हुई हैं जो तिरछी हैं, और वो पौधे वो फसील को सपोर्ट दे रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही स्टिल्ट रूट्स, शुगर केन और मेज और इस तरह के कुछ पौधों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगली डायग्राम जिसके साथ ही है, इसका हेडिंग है प्रॉप रूट। प्रॉप स्तून को कहते हैं। आपने किसी बड़े बिल्डिंग में जहाँ पे हॉल हो, जैसे हमारे मसाजिद में भी होता है, चूंकि छत जब बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई हो तो उसको सपोर्ट देने के लिए प्रॉप से स्तून बना देते हैं। अब जो पौधा देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है फाइकस बेंगालेंसिस, साइंटिफिक नेम है। उर्दू में इसको बन या बरगद, पंजाबी में बोर्ड कहते हैं, और ये लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, और कुछ ऐसे अल्फाज हिंदी में भी इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। बहुत कॉमन प्लांट है। हमारे सिटी में दो तीन, हमारे कॉलेज में भी था लेकिन उसको कटवा दिया गया था कुछ अर्सा पहले। हमारे सिटी में एक बोर्ड वाली मस्जिद, जो लोग सिलकोट रोड कभी यूज़ किया हो, वहाँ पे मस्जिद मौजूद है। ऐसे सिलकोट के दरमियान में भी एक बोर्ड मौजूद है, और भी कई जगह पे इसके दरख्त उगे हुए हैं, लेकिन ये सब कम एज वाले हैं। उसके मुकाबले में जहाँ पे अगर किसी देहाती इलाके में चले जाएं तो वहाँ पे आपको पुराने दरख्त भी मिल सकते हैं। जब बोर्ड का दरख्त ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसकी ब्रांचेस से छोटी छोटी ब्रांचेस नीचे ज़मीन की तरफ निकलना शुरू होती हैं। हमारे यहाँ पंजाबी में, उर्दू में उन्हें बरगद या बोर्ड की दाढ़ी कहते हैं, जिसकी दाढ़ी निकल गई। वो ब्रांचेस आकर ज़मीन को टच करती हैं, ज़मीन को टच करने के बाद उसमें एंटर हो जाती हैं, और उसके बाद हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत हार्ड और बिल्कुल पिलर लाइक हो जाती हैं, और ब्रांचेस को सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। पहले ये है जिनका टेक्निकल नेम है प्रॉप रूट्स, पौधे को सपोर्ट करने वाली रूट्स। इस पौधे के अलावा इंडियन रबर ट्री, जिसको सिल्वरी रबर प्लांट भी कहते हैं, ये पौधा भी पहले हमारे यहाँ पाया जाता है। इसमें भी कुछ इस तरह की आउटग्रोथ्स रिलीज होती हैं। ये था जी चंद एक एग्जांपल्स के साथ टॉपिक हमारा। जी, हमारी जो अगली डायग्राम थी उसका नाम क्या है जी? देखिए जरा, कुछ आपको नजर आ रहा है? मुझे देखना पड़ेगा डायग्राम को। तरकीब के लिहाज से नेक्स्ट डायग्राम कौन सी आपके पास? नीचे से पढ़ते हुए देखना जी। नेक्स्ट जो नाम आपको नजर आएगा लिखा हुआ, निमेटोफोर्स, और इसका मुतबादल नेम है एरेटिंग रूट्स। निमेटोफोर्स और एरेटिंग रूट्स, ये दो नाम आपको नजर आएंगे या मिलेंगे। एरेटिंग टू प्रोवाइड एयर, ये जो अभी सवाल किया था किसी ने, गालिबन ज़हरा ने किया था, ये उस सवाल का जवाब भी है, लेकिन ये सब पौधों के लिए नहीं है बल्कि स्पेसिफिक प्लांट के लिए, इसका जिक्र भी करता हूँ। आप इस लफ्ज़ पे गौर करता है कि ये लफ्ज़ क्या है, क्यों है निमेटोफोर्स। ये ज़ूलॉजी में आएगा, आपके सेमेस्टर 2 में ज़ूलॉजी में कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको मिल जाएगा ये, जब आप फिशेस को पढ़ रहे होंगे। बहरहाल निमेटोफोर्स ऐसी स्पेसिफिक रूट्स हैं जो ऐसे पौधों में ग्रो होती हैं जो मार्श या स्वैम्प्स, उर्दू में दलदल कहते हैं, दलदली इलाकों में पैदा होते हैं। पाकिस्तान में और कुछ हद तक उसका कुछ इंडिया में भी है। एक बहुत मशहूर दलदल है, काफ़ी बड़ी, साहिल समुंदर पे है,
जगह का नाम है रन कच्छ, उर्दू में लफ्ज़ है रन कच्छ, कच्छ जगह का नाम है। ये वो जगह है जहाँ 1965 की वॉर शुरू हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। इस इलाके में जो प्लांट्स पाए जाते हैं और बहुत सी जहाँ भी वार्शेस हैं साहल पे, वहाँ पे एक पौधा ग्रो होता है। इसका इंग्लिश नेम है मैनग्रोव और साइंटिफिक नेम है राइजोफोरा। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पौधे की रूट्स हैं। पौधा दरमियान में पौधा नजर आ रहा है, उसकी रूट्स नीचे जमीन में होती है, जमीन से बाहर निकल आती हैं और जमीन से जब बाहर निकलती हैं तो ये एयर में से एयर अब्जॉर्ब करके पौधे को प्रोवाइड करती है। राइजोफोरा मैनग्रोव्स। हमारा अगला हेडिंग जी, ये जो थी हमारी तीनों टाइप्स जिनका जिक्र हो गया, ये वो रूट्स थी जो जुज़ी तौर पर मिट्टी में और जुज़ी तौर पर एयर में थी। हमारा तीसरा हेडिंग है एरियल रूट्स, वो रूट्स जो एयर में होती हैं, यानी जमीन के अंदर नहीं है बल्कि बाहर है। ऐसे पौधों में अंडरग्राउंड रूट्स भी होती हैं, लेकिन ये एरियल रूट स्पेशल हैं और इन्हीं को हमने स्टडी करना है। तस्वीर जो नेक्स्ट वाली आपके पास है उसमें दो नाम नजर आ रहे हैं आपको। हेडिंग है क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग रूट्स, और ए और बी पे जो दो नाम लिखे हैं वो हैं आईवी और बीटल। आईवी बहुत मशहूर पौधा है, इसका मुकामी नाम लोकल नेम इश्क पेचा है। ये पौधा आपने देखा हुआ है बायोलॉजी डिपार्टमेंट में, जो हमारा मेन ब्लॉक है, जो दरमियान में लॉन है उसके आसपास जो चार दीवारी हुई है उसके ऊपर एक पौधा बेल की शक्ल में बहुत ज्यादा उगा हुआ है, वो यही पौधा है इश्क पेचा। उसके अंडरग्राउंड रूट्स भी हैं और जहाँ पे वो दीवारों से अटैच है वहाँ पे बारीक बारीक क्लिंगिंग चिपकने वाली रूट्स मौजूद हैं। और जो दूसरी डायग्राम आप देख रहे हैं, पाइपर बीटल पान। हमारे यहाँ पान जो है खाया तो शौक से जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये इंडिया से इम्पोर्ट होके आता है हमारे यहाँ। और ये भी गौर से देखिए कि ये जो बैकग्राउंड में निशान नजर आ रहा है वो कोई दरख्त है और पान एक बेल की शक्ल में उसके ऊपर राइज कर रहा है। जहाँ पे ये पान का पत्ता नजर आ रहा है उसके नीचे चिपकने वाली रूट्स नजर आ रही हैं जो उस पौधे के साथ स्पोर्ट के साथ अटैच हैं। ये हो गई जी दूसरी टाइप। और यहाँ पे तस्वीर तो नहीं है लेकिन मैं नाम बोल दे देता हूँ, ये शेर अमन से आपको नाम मिल जाएगा। पाइपर लॉन्गम साइंटिफिक नेम है, इसका मुकामी नाम उर्दू में हिंदू में हम इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली ये नाम पर्शियन का है, फुल दराज। इस पौधे का जो नाम है लोकल नेम, ये एक्चुअल नेम पर्शियन ज़बान का है, लेकिन उर्दू में और गारबन हिंदी में भी यही ही इस्तेमाल होता है। मे भी हिंदी में कोई और नाम भी हो, बहरहाल ये मशहूर लफ्ज़ है जो फुल दराज एज मेडिसिन यूज होता है तिब में, देसी तिब में। सर नेम दोबारा बताइएगा। साइंटिफिक नेम है पाइपर लॉन्गम, लॉन्ग पाइपर। और इसका जो नाम हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, जो हकीम इस्तेमाल करते हैं और पंसारी की दुकानों पे भी अवेलेबल है, इसको फुल दराज, ये लफ्ज़ इसका नाम बता रहा है कि ये पर्शियन लफ्ज़ है जो उर्दू में ऐसा यूज़ किया जा रहा है। बहरहाल ये मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिन में यूज़ होता है, ये इसमें भी ऐसा ही है। ये थी जी जो क्लिगिंग और क्लाइंबिंग रूट्स, और इसकी कुछ वजाहत आगे आएगी कहीं पे। नोट कर लीजिए कि ये पौधे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं इनकी अंडरग्राउंड रूट्स भी हैं। क्लिंग रूट्स इनको सपोर्ट के साथ अटैच होकर ज़्यादा ऊपर ऊंचाई पे जाने में मदद देती हैं, ताकि ऊपर से फूड हासिल की जा सके किसी के सहारे के साथ, किसी का सहारा लेके कोई काम करना। ये इनकी खासियत है पौधों की जिनकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है जी एरी रूट्स में एब्जॉर्बिंग रूट्स। इसकी लोकल एग्जाम्पल कोई नहीं है। अफ्रीका के जंगलात, अफ्रीका पे और दुनिया के और बहुत से इलाकों में ऐसे जंगलात हैं जिन्हें आपने इंटर लेवल पे या लोअर क्लासेस में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से पढ़ा हुआ है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उर्दू में ट्रॉपिकल को मंतकाना गर्म इलाका के नाम देते हैं। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत से जंगल दरख्त होते हैं। दरख्तों के ऊपर, दरख्त की टहनियों के ऊपर छोटे साइज के पौधे उगे होते हैं और ऐसे पौधे एपीफाइट्स कहलाते हैं। एपी दरअसल मतलब एपी ऊपर, फाइट पौधा, पौधे के ऊपर उगा हुआ पौधा। ज़्यादा पौधे के ब्रांचेस भी होते हैं। इसकी तस्वीर मैंने सेंड की है, तस्वीर आप देख सकते हैं। तस्वीर में आपको कुछ घर में सा बना हुआ नजर आएगा, नीचे ब्रांच है और ब्रांच के ऊपर पौधा बैठा हुआ है और उसकी रूट्स जो हैं एब्जॉर्बिंग रूट नीचे की तरफ लटकी हुई हैं।
अब इसका जो टेक्निकल नेम है एक और वो है वेलामेंट टिश्यू है। इसमें स्पेसिफिक एब्जॉर्बिंग टिश्यू होती है नोड्स के अंदर। और अभी जो बात मैंने की थी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से हवा में नमी ज़्यादा होती है। अब ये रूट्स एयर में लटकी हुई हैं और ये एयर में से अपनी स्पेसिफिक टिश्यू वेलानम इसका नाम है, इसकी मदद से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि इनका डायरेक्ट ज़मीन से कोई कांटेक्ट नहीं होता है। इसके साथ एक छोटी सी 2 डायग्राम्स बनी हुई हैं, उसमें हॉस्टोरिया का नाम आपको लिखा नजर आ रहा होगा। अब इसमें जो पौधे का नाम है, नाम मैं बता रहा हूँ, और ये बहुत ही मशहूर पौधा भी है और ये इलाकों में भी पाया जाता है। साइंटिफिक नेम है कस्क्यूटा, आपने ये नाम सुना होगा, पहले से पढ़ा भी हुआ है उर्दू में। और उर्दू नेम, उर्दू और हिंदी दोनों में एक ही लफ्ज़ ही है। लफ्ज़ है अमर बेल और आकाश बेल, ये नाम भी आपने जरूर सुने होंगे। ये पैरासिटिक प्लांट है और बारीक बारीक रस्सी की शक्ल में कह लीजिए, जो कि येलोश कलर की होती है। मुख्तलिफ पौधों के ऊपर इसकी बेल बेल कह लें या जो भी कह लें, टहनियाँ आपको पड़ी नजर आ सकती हैं। इसमें से सर बारीक, ये जी डोडा नहीं है? जी बिल्कुल, एक ही चीज़ के बहुत से नाम हो सकते हैं। कस्क्यूटा साइंटिफिक नेम है, कस्क्यूटा साइंटिफिक नेम है, डोडर इंग्लिश नेम है, और अमरबेल आकाश बेल इसके लोकल नेम है। जी, ये पौधे जिनकी बात हो रही है, इनका भी ज़मीन से कोई कांटेक्ट नहीं होता। ये अपने पैरासिटिक रूट्स के ज़रिए, जिनको हॉस्टोरिया कहते हैं, डायरेक्टली अपने होस्ट प्लांट से फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये भी नोट कीजिएगा, सेमेस्टर 1 में आपने फंगस वाले चैप्टर में या टॉपिक में हॉस्टोरिया का नाम पढ़ा होगा। फंगस में उनके वो यस, हाइफी जो अ, पेनिट्रेशन करते हैं। जी बिल्कुल, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं यस मुख्तलिफ प्लांट से, उनको भी यही नाम ही दिया गया होगा। सेम नेम यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ये थे जी पैरासिटिक रूट्स और उनका फंक्शन। अब मैंने जो आपको जो तस्वीर भेजी है उसमें हैंड रिटन कुछ नाम भेजे हैं। ये नाम मुख्तलिफ बुक से लिए गए हुए हैं। ये कुछ ऐसे नाम है कि एक एक चीज़ के दो दो या तीन तीन नाम हो सकते हैं नोट्स के, या कुछ बुक्स ने नाम दिए हमें और कुछ ने नहीं दिए हुए। बहरहाल नंबर 6, चूँकि हमने जो नंबर सॉरी एक नाम मिस हो गया जी मुझसे, मैंने पैरासिटिक रूट को एक्सप्लेन किया। एक छोटा सा नाम है एक्वाटिक रूट्स, ये बुक में मिलेगा आपका लफ्ज़ एक्वाटिक रूट्स। कुछ ऐसे पौधे जो पानी में रहते हैं और बल्कि पानी की सरफेस पे तैर रहे होते हैं, छोटे साइज के प्लांट्स जो झीलों में या नदी नालों में पानी की सरफेस पे तैर रहे होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं। उनकी रूट्स पानी में तैर रही होती हैं और बाहर वो पानी में से वाटर को, मिनरल्स को अब्सॉर्ब करती हैं। अब जो डायग्राम भेजी थी उसमें जो नंबर 6, 7, 8 पे जो नंबर नजर आ रहे हैं उनको देखते जाएं। नंबर 6 पे नाम है एसिमिलेटरी रूट्स, इसके नाम पे गौर करना है। आपने डेफिनेटली एसिमिलेशन का लफ्ज़ पढ़ा हुआ है और यहाँ पे लफ्ज़ फोटोसिंथेसिस के बारे में यूज़ किया जा रहा है। अगर एक पौधे की रूट ज़मीन से बाहर हो, ग्रीन कलर की हो, उनमें फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोफिल की वजह से, वो एसिमिलेटरी रूट्स कहलाएंगे। टीनियोफोलियम, टीनियोफाइलम एग्जाम्पल है इसकी। अगला नाम है जी रिप्रोडक्टिव रूट्स। ये रूट्स का दूसरा नेम है, चूँकि हम इसके अलावा एक और नाम कहीं और पढ़ चुके हैं। पीछे डालिया का जिक्र आया था, स्वीट पोटैटो का जिक्र आया था, जब रूट ट्यूबर्स की बात हो रही थी। वो रूट्स जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, स्वीट पोटैटो, अगर उनको ज़मीन से नहीं निकालते तो अगले साल उसी में से न्यू प्लांट्स निकल आते हैं, यानी वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। ये रिप्रोडक्टिव रूट्स थे। अगला नाम है जी फ्लोटिंग रूट्स, जो अभी थोड़ी पहले मैंने नंबर 5 पे एक्सप्लेन किया था, एक्वाटिक रूट्स। वही फ्लोटिंग रूट्स भी हैं, सेम है, एक ही चीज़ है, पानी में रहने वाले कुछ पौधे जो इनसे अब्जॉर्ब करते हैं पानी, स्पॉन्जी रूट्स होती हैं इनकी। नेक्स्ट वाला है जी नाम रूट ट्यूबर्स। रूट ट्यूबर्स और ट्यूबर्स रूट एक ही चीज़ है। रूट ट्यूबर्स में शकरकंदी की एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से। नेक्स्ट नेम है एन्यूलेटेड रूट्स। शेरमन में ये आगे जाके कहीं इसका जिक्र है, और एन्यूलेटेड रूट्स और कंट्रैक्टर रूट्स, ये दोनों नाम शेरमन में आगे जाके कहीं पे दिए हुए हैं, डायग्राम अवेलेबल है किसी और टॉपिक के अंदर। एक लफ्ज़ जो कि आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक लेवल पे भी, इंटर लेवल पे भी, लफ्ज़ है कॉर। कॉर अंडरग्राउंड स्टेम है। मैं एक और पौधे का नाम ले रहा हूँ, ये नाम
आपने गालिबन नहीं पढ़ा होगा पहले से, कॉल्चिकम, क्रोकस, क्रोकस सटिवा, कोई नाम इनमें से आपने पहले कहीं पढ़ा हुआ है? चले, अगला नाम खाली है कॉल्चिकम, कॉल्चिसीड, कोई लफ्ज़ इनमें से आपकी नज़र से नहीं गुजरा हुआ? बहरहाल ये जेनेटिक्स जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे अल्फाज वहाँ भी मिल जाएंगे। हमारा जो लोकल नेम है उर्दू, पंजाबी, हिंदी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सुरिंजान या सुरिंजन, ये पौधे का नाम है। इसमें अंडरग्राउंड स्टेम कॉर्म होता है, उसकी साइड से रूट्स निकलती हैं। ये रूट्स, इसके ऊपर दायरे बने होते हैं, दायरों की जैसे ये कहलाती है एनुलेटेड, और कुछ पौधों की ऐसी रूट्स कंट्रेक्टाइल होती हैं, सुकड़ सकती हैं। जब ये सुकड़ती हैं तो ये पौधे को नीचे ज़मीन में गहराई में ले जाती हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन किसी और चैप्टर में आगे चल के हो। आखिरी लफ्ज़ डायग्राम में शायद क्लियर नहीं होगा, फेसिकुलेटेड। अगर लफ्ज़ क्लियर नहीं है 11 नंबर के नीचे 12 नंबर, तो स्पेलिंग खुद लिख लीजिए, मैं लफ्ज़ बोल देता हूँ, स्पेलिंग बोल देता हूँ। FASCICULATED, फेसिकुलेटेड रूट्स, गुच्छे की शक्ल में काफ़ी सारी मोटी मोटी रूट्स इकट्ठी पड़ी हुई हैं, और ये भी डबल नेम है क्योंकि हम इससे पहले डेलिया और एस्पैरागस के अंदर जिन रूट्स को हमने स्टडी किया था, जो कि खासी मोटी मोटी होती हैं, ट्यूबरस रूट्स के नाम से, ये वही वाले नेम हैं जो यहाँ पे मुख्तलिफ नेम से दिए गए हैं। दो नाम ऐसे हैं जो आप किसी और जगह पे पहले से पढ़ चुके होंगे, उनमें से एक लफ्ज़ है नोड्यूलेटेड रूट्स। ये भी हम किसी टॉपिक में शुरू में पढ़ चुके हैं, जिनमें रूट नोड्यूल्स मौजूद होती हैं, जिनमें आर्टिफिकेशन होती है। और ऐसे ही एक लफ्ज़ आपने इससे पहले इंटर लेवल पे पढ़ा हुआ है, और वो लफ्ज़ है माइकोराइजा और माइकोराइजा रूट्स। मेजॉरिटी यस सर। फ्लावरिंग प्लांट्स में और बहुत से और पौधों की रूट्स के साथ फंगस अटैच होती है। आपने एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा, ये दो लफ्ज़ पढ़े हुए हैं। बहरहाल चूँकि मेजॉरिटी पौधों की रूट्स के साथ फंगस अटैच होती है, ऐसी रूट्स उस लिहाज से माइकोराइजा रूट्स कहलाती हैं। हमारा रूट्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। जनरल फंक्शंस, चूँकि वैसे तो मुख्तलिफ रूट्स के फंक्शन साथ बयान हो गए। पहला मेन फंक्शन अटैचमेंट, दूसरा फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, प्लस बहुत से फंक्शन हमने मुख्तलिफ रूट्स के स्पेसिफिक फंक्शन पढ़े हैं, और उनमें से एक फंक्शन जो हमारे लिहाज से इम्पोर्टेंट है फूड के तौर पर यूटिलाइजेशन, और एक जो यहाँ तक एक्सप्लेन नहीं हुआ, किसी और टॉपिक में आगे किसी और जगह पर मेंशन हो सकता है, मेडिसिनल यूज। बहुत से पौधे उनके रूट्स एज मेडिसिन यूज किए जाते हैं। ये है जी ऑल सर अबाउट ये फॉर टुडे। हमारा लेक्चर तो कंप्लीट हो गया जी। अब आप क्वेश्चन को पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं जी। सर ये आपने ये जो है रिटन पेज की पिक भेजी है, ये जरा क्लियर नहीं आ रही, आप दोबारा सेंड कर देंगे, ये शेयर कर देंगे तो। ये असल में मेरी बुक भी मेरी जैसी है, यानी बहुत ही पुरानी है, और बुक खुद फेड हो चुकी हुई है। बुक जो है इतनी पुरानी है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, मैं आपसे 35 ईयर्स पहले स्टूडेंट था, तो अब आपको सोच लीजिए कि उस बुक का कलर कैसा है, ये आपको इस तस्वीर से भी अंदाजा हो रहा होगा। ठीक है कि नहीं? यस इसलिए सर। हाँ, इसलिए क्लियर। वेल, ये सब नाम आगे दोबारा आएंगे, चूँकि ये मैंने इसलिए यहाँ पे दिए हैं कि ये बिखरे हुए हैं किताब में मुख्तलिफ जगहों पे, तो मैंने उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया। आगे मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ इनका जिक्र मौजूद होगा जी। एनी मोर क्वेश्चन? सर एंकरेज एक वक्त में एक क्वेश्चन जी। सर जी एंकरेज के तीन अलावा जी तीन रूट। मेरे सामने नाम नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आतिका नजर आ रही है जो, पर मुझे आतिका, मैं माइक बंद कर दिया है। ज़ारा जी आप बताएं। सर ज़ारा एंकरेज के अलावा क्या रूट्स एंकरेज के अलावा रिप्रोडक्शन में भी या डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करती हैं? नहीं, आपने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, एक रिप्रोडक्शन और एक डेवलपमेंट, ये दो डिफरेंट लफ्ज़ हैं। और रिप्रोडक्टिव रूट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हो चुका, कुछ रूट से न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो चुका हुआ पहले यस सर। जी। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ जी, लाइव बताएं। सर प्लांट्स ही सिर्फ फुल ऑफ प्रोटीन या विटामिन्स होते हैं, या फिर रूट्स भी फुल ऑफ या सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं? एक बार फिर आपका क्वेश्चन गलत है। आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सिर्फ प्लांट्स ही फुल ऑफ प्रोटीन। अब रूट प्लांट का ही हिस्सा होती है, डिपेंड करता है कि आप किस पौधे की बात कर रहे हैं। फर्ज कीजिए अब हम बात करते हैं ओके शक्कर सर। के। जी सुन लीजिए गौर से। फर्ज कीजिए आप शकरकंदी खा रही हैं, तो शकरकंदी में आप सिर्फ उसकी रूट खा सकती हैं।
अगर आप कहती है मैंने शकरकंदी के पत्ते खाने हैं, उसका स्टेम खाना है, तो उससे आपको न्यूट्रिशन हासिल नहीं होगी। ऐसे ही अगर आप मूली, शलजम या गाजर या चुकंदर ले रहे हैं, तो इसमें तो आपके लिए फूड होगी। आप चाहते हैं कि मैं गाजर का स्टेम खा लूँ या मूली का स्टेम खा लूँ, तो उससे आपको प्रॉपर फूड हासिल नहीं हो सकेगी। प्लांट्स के सर बहुत आपने एक बार मूली के पत्तों के बारे में बताया था ना? जी, मूली के जो पत्ते हैं स्पेसिफिक हमारे यहाँ जो रवाज है, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ। हमारे इलाके में जब आप बाजार से, चुके मैं खुद परचेज करता हूँ, मूली परचेज करते हैं, तो जब वो तोलते हैं तो मूली पत्तों में तोलते हैं और उसके बाद पूछे बगैर वो पत्ते तोड़ के रख लेते हैं, मूली आपको दे देते हैं। ये हमारे यहाँ सही ये है पाकिस्तानी है। जी बल्कि हमारे यहाँ से होता है। हमारे यहाँ फिर वो जो पत्ते हैं वो आगे बेच देते हैं दोबारा, पहले आपको बेचते हैं और फिर आपसे पूछे बगैर ले भी लेते हैं और फिर वो पत्ते आगे कुछ और लोगों को बेच देते हैं जो इनको जानवरों को डाल देते हैं। हमारे यहाँ लोग हम कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग खासे अमीर हैं। मैंने तो शायद ही किसी को देखा जो मूली के पत्ते पकाता हो। मूली के पत्ते भी खाने चाहिए। ग्रीन जो लीव्स होते हैं, जैसे मेथी के पत्ते खाए जाते हैं, साग और पालक खाते हैं, मूली के पत्ते भी खाए जाने चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी हैं, मिनरल्स, विटामिन भी हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ चीज़ें मौजूद हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। बहुत पहले एक दोस्त से डिस्कशन हुई थी जो चाइना से पढ़ के आए थे, तो वो चाइनीज मेडिसिन पे भी उन्होंने कुछ काम किया था। वो उनकी वर्डिंग थी, उनके मुताबिक चाइना में इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जा रहा है। सर मूली के पत्ते तो थोड़े से वो होते नहीं, कांटेदार नहीं होते, तो हाँ सर जी, वो तो नहीं खाए जाते। बिल्कुल, वो कांटे ऐसे नहीं है कि वो आपके मुंह में छुप जाएंगे। मूली के पत्ते खाने के दो तरीके हैं। जो तो नरम वाले पत्ते अंदर वाले, उनको तो आप एज सैलेड वॉश, पहले उनको वॉश करना है, धो के फिर यूज करना है। लेकिन जो मूली के बाकी पत्ते हैं उनको मूली के साथ ही काट के पकाना है और पका के खा लेना है। कांटे आपको कुछ नहीं कहे। सर चटनी की फॉर्म में नहीं खा सकते? मैंने तो नहीं चटनी खाई हुई, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो मुझे कोई इतराज नहीं है। जी, एनी मोर क्वेश्चन? वेल, आपके सवाल बहुत ही मजेदार हैं सब लोगों के। जी, एनी मोर क्वेश्चन जी? कोई सवाल नहीं आ रहा जी? और सर आपने कहा था एक बच्चे ने बुक ले ली, वो कहाँ से मिली है? बच्चे ने जहाँ से लिया उसने मुझे वो सेंड किया था। वो JM बुक डिपो है। JM बुक डिपो बाजार में है। सर मैंने पता किया था, एक बुजुर्ग ने बताया था, ये कह रहा था ये तो बुक ही बहुत पुरानी है। हाँ, तो मैंने कब कहा नहीं है, मैंने बताया ना कि जो मैंने सेंड की है तस्वीरें, ये बुक मैंने, जो मेरे पास मेरी बुक है वो 35 साल से ज्यादा पुरानी है। मैंने शायद पहले बताया भी था कि ये जो बुक जिस ऑथर की है, ही हैज बीन प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज इन 1960। ये मेरे पैदा होने से पहले की बात है। ये बुक पाकिस्तान सर उस बनने के बच्चे को ये बुक पाकिस्तान बनने के टाइम पे लिखी गई थी और मैंने शायद ये डिस्कस किया था किसी क्लास पे, शायद गालबन वो ज़ूलॉजी वालों की क्लास होगी, कि हमारे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कोई बहुत अच्छी बुक लिखी हो, और ये शेर हम सब की जो बुक है बहुत अच्छी बुक्स में शुमार होती है। सर आपने ये हमारी क्लास में भी बताया था। जी यस सर। ठीक है। सोचें जो बुक अब से 70 साल पहले से चल रही है, वो कोई ना कोई रीजन होगी कि चल रही है ना, वरना तो किताबें गायब हो जाती हैं कुछ अर्से बाद। जी, और भी क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन? आज क्लास में पार्टिसिपेंट कम है जी, बहरहाल ये बाकी को बता दीजिएगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा लेक्चर को। जिन लोगों का मिस हुआ है वो। सर आपने कल वाला लेक्चर नहीं अपलोड किया यूट्यूब पे? कल वाला लेक्चर मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ। मैंने अभी और नहीं किया, वो बात कर रह जाती है कुछ चीज़। मेरे ख्याल में कर दिया हुआ है, कल नहीं किया था, आज किया शायद मेरे ख्याल में। पर मुझे जी देखना सर, पड़ेगा, कल नहीं था। मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा। सर आपने वो सीड ऑफ जर्मिनेशन पार्ट 2 किया था? जी, वो जो पार्ट 2 है वो उसमें ऐसे हुआ था कि कुछ टॉपिक जो है ज़ूलॉजी क्लास में डिस्कस हुए हैं और कुछ आपकी क्लास में, तो दोनों में कुछ डिफरेंस था, मैंने इसलिए दोनों अपलोड कर दिए हैं। जिसपे 1 लिखा है वो ज़ूलॉजी की क्लास में हुआ था और जिसपे 2 लिखा हुआ है
वो आपकी क्लास में डिस्कस हुआ हुआ था, मैंने दोनों ही अपलोड कर दिए। जी, एनी मोर क्वेश्चन जी? चलिए फिर मेरे ख्याल में अब क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, तो फिर अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। ना फिर सर